तो खड़े होकर के एक बार बाबा का स्वागत कीजिए। ऐसे महान हस्ती हमारे कोसी की धरती पर पहली बार आए हैं और ये विरल रूप में ही मिलता है। ये अपने आप में एक इतिहास है, एक भूगोल है, या एक कह लीजिए मोटा ग्रंथ है। विकास चंद्र बाबा उर्फ गुड्डू बाबा, अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आपने 4.5 घंटे धैर्य से तमाम लोगों की बात को सुना है और अब आपके मुख से हम लोग कुछ सुनना चाहते हैं। आइए बाबा गुड्डू बाबा। जय मां गंगे, जय मां गंगे, मां मातृभूमि मानवता की जय। मां मातृभूमि की जय। पहली बात जन्म देने वाली, दूसरी मातृभूमि जिस राष्ट्र में हम लोग जन्म लिए हैं, और तीसरी मानवता, वह मानव नहीं जो दूसरे मानव के काम आता नहीं। यह मेरा मूल मंत्र है जीवन का। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, युवा वर्ग से मैं ये कहता हूं, क्योंकि मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था, युवाओं से आह्वान किया था, उठो जागो साहसी बनो, वीर्यवान हो। यह मत भूलो कि तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां विद्यमान है जो किसी जमाने में श्री राम, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध में विद्यमान थी। स्वामी विवेकानंद ये कहा करते थे, उन्होंने अपने उस जमाने में भारतवासियों से यह आग्रह किया था, वो भारतवासियों उठो जागो साहसी बनो और अपने देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा सभी को कुछ वर्षों के लिए अपने अपने घरों में कैद कर दो। आधुनिक भारत का यदि मंदिर, मस्जिद और गिरजा होगा तो भारत के बड़े बड़े औद्योगिक कल कारखाने होंगे, उसके वर्कर, उसके पुजारी होंगे, और जो प्रसाद होगा, जो प्रोडक्शन होगा, वही भारत भूमि के लोगों का प्रसाद होगा। आज तक आजादी के इतने वर्षों के बाद हमारे भारत भूमि में औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाई। इसका कारण क्या है? बिहार में बियाडा एक संस्था है औद्योगिक विकास के लिए। मैं छोटी भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं, 22 साल मेरे गुजर गए हैं। मैं जो भी करूंगा बड़े भ्रष्टाचार की बात करूंगा। हम जिस राज्य में रहते हैं, 9 मार्च को एक माननीय मंत्री के बेटी के नाम से ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है और 13 मार्च को उसे बियाडा की जमीन दी जाती है। ऐसे माननीयों के बाल बच्चों को दिया गया। बियाडा की जमीन पर उद्योग लगाने के लिए बियाडा की स्थापना हुई थी, उन्हें स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए दी गई। मैंने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश से कहा था कि नैतिकता है, साहस है, ईमानदारी है, तो आप सार्वजनिक कर दीजिए कि आपके कार्यकाल में बियाडा की कितनी जमीन है, किन किन राजनेताओं को दी गई है, वो नहीं कर पाए। लेकिन यह उद्घाटन बहुत जल्द हो जाएगा। मैंने 2015 में मांगा था, सूचना नहीं दी गई। अब 6 साल के बाद राज्य सूचना आयोग से खबर आई है कि आपकी सूचना में फलाने कागजात की कमी थी। मेरे आरटीए के अंदर के कागजात कुछ गायब कर दिए गए थे, मैंने सुलझा दिया है। मैं समझता हूं कि 1 महीने के अंदर यह जानकारी आएगी कि बिहार में बियाडा की जमीन किन किन राजनेताओं के बाल बच्चे को दी गई है और उस जमीन का क्या हो रहा है। हमारे बहुत अच्छा लगा कि अनुपम जी से आज मुलाकात होगी। अनुपम जी, आप देश स्तर पर घूम रहे हैं। आज एक सुनियोजित तरीके से इस देश का पैसा विदेशों में जा रहा है। हमारा किसान, यहाँ जितने लोग आए हैं निश्चित तौर पे साधारण परिवार से हैं, किसानों के परिवार से हैं। ये यदि बैंक से लोन लेते हैं, नहीं चुका पाते हैं, FIR होती है, कुर्की जब्ती होती है। लेकिन इस देश में 10 लाख रुपया, आप लोग गौर से सुनिए, दिल में बैठाइए,
10 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 साल में चला गया विदेशों में। हमारी विद्वान वित्त मंत्री सीतारमण जी कहती हैं, हर बजट में 2 शब्द आता है, राइट लोन, बैड लोन। जितने यहां के लुटेरे उद्योगपति हैं उन्हें भुलाया जाता है बड़े बड़े बैंक सेक्टर के द्वारा। आपकी सलाह सहमति से तय होती है कि कितने हजार करोड़ का लोन आपको चाहिए, उन्हें भुला कर दिया जाता है। यह भी तय होता है कि आप बताइए कि लौटाना है कि नहीं लौटाना है। नहीं लौटाइएगा तो इतना सिस्टम के तहत आपको देना होगा। और बैड लोन को माफी कराई जाती है हजारों करोड़ रुपए, और उसके लिए फिर नया लोन दिया जाता है उस देश के लुटेरे उद्योगपतियों को, और उसको सहयोग दिया जाता है हमारे देश के 543 लोकसभा के और संभवतः 250 से राज्यसभा के मेंबर है। ये सारे जनप्रतिनिधि आज उन लुटेरों के साथ खड़े होते हैं और आप जो हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। बहुत गंभीर समस्या से देश गुजर रहा है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा युवाओं से। अनिल जी ने पटना में कहा था कि आपकी जो लड़ाइयां हैं कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम और एसपी से शुरू होनी चाहिए। वह कर्मचारी क्या कर रहा है? 2-4-5 हजार रुपये लेता है, 10 हजार रुपये लेता है। आपने 30 लाख की बात कही, मैं उस पर भी चिंतित नहीं हो रहा हूं। मैं चिंतित हो रहा हूं कि इस देश का, हमारे राज्य का बजट 2 लाख तक पहुंचा है, 2 लाख करोड़, और 10 लाख करोड़ रुपया तो बाहर जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। और मेरी आवाज जो कड़ी है, मैं बताता हूं कि 2009 में मुझे बुलाया गया था गलती से। एक हिंदू महासभा का सम्मेलन था तेलियाबाग में, पटेल आवास पटेल भवन था। 5000 लोग पूरे देश से एकत्रित हुए थे। उस समय मुझे भी याद है कि वहां पर आज जो भाजपा के लोग या सत्ता में जो लोग भी, मुझे नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल रहा हूं, सुख भोग रहे हैं। उसमें बड़ा नाम था वहां तक पहुंचाने में गोविंदाचार्य जी का। मैंने सुना था उनको 24 घंटे बोल सकते अपने धर्म के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर, आज वो हाशिए पर पहुंचा दिए गए। उन्होंने कहा था कि गुड्डू बाबा, गुड्डू भाई, जिसकी करनी में दम होगी, करनी कर्म में, उसकी कथनी में तो दम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और मैं बताता हूं अपने बारे में कि यह दम कहां से आया है। 21 जुलाई 2000 को पहली बार पटना उच्च न्यायालय में फर्स्ट जनहित याचिका हमने दायर किया था सेव मिशन गंगा के तहत। वह लड़ाई बंद नहीं किया हमने। आज भी वो लड़ाई जारी है। भ्रष्टाचार की बात हम लोग कर लिए। 10/4/13 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेरे पीआईएल पे आदेश किया। 70,000 आम लोग लावारिस बन के जो मरे थे इस देश में, हर राज्यों के डीजीपी के थ्रू मैंने आरटीआई से निकाला था। 10/4/13 को ऑनरेबल जस्टिस बीएस चौहान ने आदेश दिया था भारत की सरकार के गृह मंत्रालय को कि आप गाइडलाइन लाइए, सर्कुलर लाइए, क्योंकि गुड्डू बाबा कह रहे हैं कि इस देश में कोई भी लावारिस होकर के इस देश से दूसरी दुनिया में नहीं जाएगा। 5 साल तक मुकदमा लड़े, 2 दर्जन से ज्यादा दिल्ली की यात्रा तय किए। 6 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक बैठक बुलाई जाती है। जो कोर्ट ने कहा था गाइडलाइन लाओ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस देश के माननीय राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं, उनके आदेश पर एक बैठक हुई, कमेटी फॉर्म हुई। उस कमेटी का मेंबर आपके बाबा को ही बनाया गया। 6 जनवरी 2016 को हम लोग उपस्थित हुए। वहां गाइडलाइन बन चुकी है, डिसेंट डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड डेड बॉडीज बाय विकास चंद्रा गुड्डू बाबा। सुप्रीम कोर्ट के फोरम पर 1 मई 18 को गृह मंत्रालय की ओर से दे दिया गया
कि गाइडलाइन बन चुकी है और यह कैबिनेट पे भेजा गया है लेजिस्लेशन के लिए, कानून बनाने के लिए। अनफॉर्चुनेट है इस देश का कि आज तक वो कानून नहीं बना। माननीय लोगों के हित की बात होगी तो पता भी नहीं चलेगा, सारे कानून पास हो जाते हैं। हमने पहला इस देश का नागरिक है जिसने कहा था कि सरकारी कर्मियों का पेंशन बंद, और ये एक दिन विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा में जा रहे हैं तो जिंदगी भर का पेंशन। और हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में एक एक व्यक्ति करीब करीब एक एक दर्जन पेंशन ले रहा है, क्योंकि बार बार जीत रहा है। हम लोग सुनते थे कि अपराधियों का, खाकी वालों का गठबंधन हो गया है। चिंता का विषय है कि अब गठबंधन 4 लोगों में हो गया है, क्योंकि हमारा ऑनरेबल CJI रिटायरमेंट के बाद जाकर कहां जाता है तो गवर्नर बन जाता है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस से MA किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से MA मैंने किया है। हम लोग पढ़ते थे राज्यपाल की भूमिका के बारे में। यह कहा जाता था कि वो सड़क का कुत्ता है, जिसके गर्दन में लगी जो पट्टे हैं वह पट्टा केंद्र के पास में होता है, और जब चाहता है केंद्र का सरकार तो ऐसे ऐसे उसको हिलाता है, जब चाहता है तो किसी राज्य में आपात की व्यवस्था लगा देता है। बहुत सारी बातें हैं। आप साधारण परिवार के लोग हैं, एक योजना है गरीबों की बात करते हैं, 3 रुपए 2 रुपए का अनाज जो है अंत्योदय योजना का, उसके लिए कानून बना था 2013 में, जिसका नाम है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब यह कि किसानों से लिया गया नया अनाज आम लोगों के बीच, गरीबों के बीच सबसे पहले बांट दिया जाएगा। लेकिन RTI की चर्चा हो रही है। RTI इतना बड़ा हथियार है कि संकुचित मात्रा में नहीं, सोच से नहीं, बड़े व्यापक प्रक्रिया। मेरे पास 17 जिले के जिलाधिकारी का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ने यह लिखा कि जो अनाज आए हैं वह मानव के खाने के लायक नहीं है। और सबसे बड़ा उद्बोधन सबसे पहले नालंदा में हुआ, क्योंकि रविकांत जो उस विभाग के सेक्रेटरी थे केंद्र में, जब आए तो सबसे पहले नालंदा घूमे और वहीं से उन्होंने निकता पकड़ी थी। मैं पटना हाईकोर्ट में PIL दायर किया, और चूंकि इतना सेंसिटिव मामला था कि हमने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि हुजूर अब क्या बचा इस राज्य में, अब तो गरीबों का निवाला भी छीन लिया गया। तीसरे दिन ही कोर्ट में ये चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से लेटर चला गया कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान ले लिया है, कार्रवाई हो रही है। उसी के बाद सारे जो डीलर के यहाँ जो अनाज जाता था, किसानों का अनाज जो था, उस गाड़ियों में GPS लगा और लोगों को साफ सुथरा अनाज मिलने लगा। यह है RTI का कमाल। आप लोग मेरा नंबर नोट कर लें। सरकार हिल गई थी, मुझे बुलाया गया और कहा गया कि सुझाव दीजिए और ऐसा और अच्छा कैसे किया जा सकता है। आज भी यदि आपके इलाके में अनाज सड़ा आता है, आप उसका सैंपल लेके पटना चले जाइए, 48 घंटे में दोषियों पर कार्रवाई हो जाएगी। कहने का मतलब है दवा जब मनुष्य के रूप में आए हैं तो आपको दवा का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। हम उस दुर्भाग्यपूर्ण राज्य में रहते हैं अनुपम जी, आप ध्यान से सुनिए। ये ड्रग माफिया, फेक ड्रग का काम करने वाले लोग 2005 में पकड़े गए, 10 में पकड़े गए, 15 में पकड़े गए, 17 में पकड़े गए। हर विभाग में के मंत्री का प्राधिकार होता है। ये माफिया पकड़े जाते हैं, लाइसेंस कैंसिल होती है, फिर मंत्री के प्राधिकार में जाते हैं, फिर इनका लाइसेंस जिंदा होता है। लेकिन 2017 में क्योंकि मेरे द्वारा जो FIR ये जनहित याचिका दायर किया गया था, इस राज्य के 82 दवा माफियाओं के खिलाफ FIR हुई थी और फिर वही प्रक्रिया अपनाया गया। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा अपने प्राधिकार की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए
सभी 11 ड्रग माफियाओं का लाइसेंस जिंदा किया गया था। हमने उसे सूचना में निकालकर चीफ जस्टिस के सामने हमने कहा कि आप तो सीबीआई को देने जा रहे थे, सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया और अब तो मंत्री ने सारे लाइसेंस जिंदा कर दिए। जब चीफ जस्टिस ने पूछा विभाग से, माननीय मंत्री से, तो इन्होंने लिख कर दिया कि मुझे नहीं जानकारी थी, जिसके चलते हमने ऐसा कर दिया था। एसआईटी के जांच में 11 लोग दोषी पाए गए थे, उनके लाइसेंस को ही मंत्री ने जिंदा किया था। गर्व के साथ कह सकता है गुड्डू बाबा कि बिहार का पहला मंत्री है जो प्राधिकार की बैठक से अपने आप को अलग कर लिया, नोटिफिकेशन कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हमारा प्रधान सचिव प्राधिकार की बैठक करेगा। अचीवमेंट है आरटीआई कार्यकर्ताओं का। सिर्फ आग्रह है, चूंकि यहां चिंतन शिविर है, हमारे मन में कंसेप्ट आया था, चूंकि 22 साल हो गए संघर्ष करते हुए। आप लोग गर्व कर सकते हो बिहार के माटी के लोग। 84 जनहित का इस देश में किसी ने नहीं किया है। आपके गुड्डू बाबा का इस पर नाम चल रहा है हाईएस्ट में, बिना वकालत की डिग्री का। हमने सोचा कि अब कब तक मैं संघर्ष कर रहा हूं, जिसके लिए लड़ता हूं वह नहीं जानता है कि ये साफ सुथरा अनाज कैसे हमको मिल रहा है, ये दवा कैसे मिल रही है। और प्रसन्नजीत जी 2000 में 30 जुलाई को मैंने पीएमसीएच, जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, एक पावरोटी का टुकड़ा लिया था और जाके चीफ जस्टिस के सामने संघर्ष किए थे कि 3.55 की पावरोटी से बिहार के आम गरीब जो अस्पताल में जाते हैं, इस 24 घंटे के भोजन का इनका अलॉटमेंट है। लंबी स्टोरी है, 3 दिन कैबिनेट की बैठक करनी पड़ी थी। पहली बार किया गया 10 रुपया। हमने कहा कि कैदियों को दामाद की तरह रखने की व्यवस्था, पूछे कैदियों के लिए कितना है। फिर 25 रुपया किया गया। उसमें एक पेज फंसाया गया। पेज ये था एपीएल बीपीएल और सामान्य लोग। हमने कहा कि अस्पताल में सब नहीं चलने देंगे, नहीं चलना चाहिए। तो 25 रुपया उसमें सरकार ने किया था। 50 रुपया 2007 में करवाए, 13 में 100 रुपया करवाए और बहुत जल्द इस बजट में मुझे आने वाले समय में 175 रुपया की राशि पूरे बिहार में अस्पतालों में होने जा रही है। कहने का मतलब है, आज क्या उद्देश्य है। हमने पटना में 5 दिसंबर को कार्यक्रम किया था। अनिल जी से हमने बात की थी कि हम चाहते हैं कि समाज का 4 महत्वपूर्ण और सब ये तात्कालिक कारण ये बना था कि एक मोतिहारी में हरसिद्धि में एक आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या 15 दिन के बाद, जैसा मधुबनी में समझाजी, क्या नाम था, अविनाश झा, मैं वहां भी गया था, दोनों जगह गया। मुझे लगा कि जब आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या हो जा रही है तब हम लोग जान पा रहे हैं कि वहां ये आरटीआई कार्यकर्ता था। हमारी एक इच्छा है और मैं समझता हूं कि गांधी जी ने कहा है कि स्वच्छ हृदय से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। मैंने स्वच्छ हृदय से बीड़ा उठाया है तो यह सफल होगा और सफलता का जो मापदंड है यहाँ पे काफी प्रमाणित हो रहा है। हमने आरटीआई कार्यकर्ताओं के हित के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कोई सम्मानित करता नहीं है। जो एमएलसी हो जा रहा है नॉमिनेशन वाला, वो अभी सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर वहां चले जा रहा है, राज्यसभा चले जा रहा है। तो कम से कम हमने सोचा कि हर जिले में कुछ सामाजिक लोगों को एकत्र करके हम सम्मानित करें। पत्रकार की हत्या, देखिए मैं पत्रकारों का बहुत बड़ा आभारी हूं कि मैं इस देश के पॉइनियर, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, टेलीग्राफ जैसे पत्र पत्रिकाओं में मेरी बायोग्राफी छपी है। जब श्वेता सिंह बिहार आती थी कुछ वर्ष पहले तो मिलने आती थी। कोई भी बड़ा पत्रकार इस देश का नहीं है जो मुझे नहीं जानता, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, उनकी भी व्यवस्था है, इसलिए हम लोग उनसे घृणा नहीं करें। समय के अनुसार आपकी धारा में उनको भी आना पड़ेगा। अभी 3 दिन पहले एक बड़ा उद्घाटन किया हूं।
राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच के पास पिछले 5 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, रोगी कल्याण समिति का आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, ये लिखित में आ गया गलती से। और गलती से इसलिए कह रहा हूं कि वहां का अधीक्षक जो है सूचना किसी को दिलवाता नहीं है, तो उसने 2 शब्द इस्तेमाल कर रखा है। पहला कहता है कि ये विनिर्दिष्ट नहीं है, एक पॉइंट, दूसरा कहता है कि गोपनीय है, और तीसरा में कह दिया कि संधारित नहीं है। तो मां तारा का भक्त हो, गंगा का भक्त हो, गलती से उसने लिख दिया कि आय व्यय संधारित नहीं है 3 फाइनेंशियल ईयर का। बाबा ने उसे लेकर कंप्लेन कर दिया है। एक कर्मचारी वहां का विकेट गिरा, उसको कल ही भगा दिया गया मुजफ्फरपुर। और जो अधिकारी वहां पर हैं, मुझे पता है कि क्यों सूचना छिपाई जा रही है। इनोवा पर घूमता है गाड़ी पर और कहता है कि रोगी कल्याण समिति का व्यय का संधारण नहीं है। इनोवा पर जो घूमते हो, रोगी कल्याण समिति के पैसे से तुम डीजल पर घूमते हो या पेट्रोल भरवाते हो। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी सफलताएं हैं। उद्देश्य ये है, पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ हैं, रहे हैं और रहेंगे। इतने करप्शन के बावजूद भी हमारी खबरें दैनिक जागरण में वहां छपी कि पीएमसीएच रोगी कल्याण समिति के में बड़े घोटाला की आशंका, उसने खबर छाप दी। थोड़ा थोड़ा प्रभात खबर में भी दिया, भास्कर में भी दिया, और एक वहां सन्मार्ग है जिसने 1 पेज का खबर दे दिया। और डिजिटल क्रांति जो आ गई है, बिहार का लड़का है मनीष कश्यप, अभी तक लगता है कि 25K जो है लोग देख चुके हैं वीडियो। आपकी आवाज देश दुनिया तक चली गई है, विकेट गिरना शुरू हो गया है। इसलिए पत्रकारों के प्रति, सबके प्रति एक आभार है। समय थोड़ा सा है, इसलिए सभी को सम्मान देना है। अधिवक्ता, मैं इन लोगों का ऋण तो चुका ही नहीं सकता हूं। यदि मैं इनके खिलाफ बोला तो मैं कभी जीवन में सफल नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वकालत की डिग्री नहीं है। उद्देश्य मेरा सफल था, सही था। माननीय पटना उच्च न्यायालय के वकीलों का एक लंबा पैनल मेरे साथ है। अपने काम को रोककर हमारे जनहित याचिका को लिखवाते हैं, और वो अधिवक्ता मेरे जीवन में कृष्ण है। और मैं अर्जुन की तरह जाकर चीफ जस्टिस के सामने खड़ा होकर जैसे आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे ही वहां पर मैं बात करता हूं। अब तो स्थिति है कि वहां ऑनरेबल कोर्ट के लोग पूछते हैं कि गुड्डू बाबा अब क्या परेशानी हो गई। और अंजुम सर, आप जो कह रहे थे, आप निश्चित रहें, आपके ऊपर कार्रवाई हो गई तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। इस देश में विजिल ब्लोअर एक्ट जो आया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी लोककर्मी, कोई भी सरकारी कर्मी यदि किसी भ्रष्टाचार को या गलत चीजों को अपने उच्च पदाधिकारियों के समक्ष लाता है और उच्च पदाधिकारी उसको टॉर्चर करते हैं, तो आप विजिल ब्लोअर डिक्लेयर होंगे और आपका VC जाएगा, विकेट हो गया है, वो चला जाएगा बेउर। इसकी आश्वस्त करता हूं इस पवित्र माटी से मैं, आपके VC जेल जाएंगे और आपको विजिल ब्लोअर में डिक्लेयर करा कर रहूंगा। इसलिए वकीलों का अभी आप मैं बता दूं, हम लोग का जो ये मुहिम है, पटना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा भी आपके सदस्य हो चुके हैं। क्रिमिनल के एक बड़े वकील सुरेंद्र कुमार सिंह भी आपके हो चुके हैं। जब कभी भी किसी RTI कार्यकर्ता पर कुछ होता है, आपके लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय में लोग खड़े हैं, और स्थानीय स्तर पर तो मैं देख ही चुका हूं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत मजबूती के साथ काम करिए। और हमने अनिल जी से जब बात किया कि अनिल जी, हम चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन के ढलान पे हूं, मैं चाहता हूं कि जो हमारा अभियान था है उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। प्रेरणा स्रोत हमारे अंजुम सर भी हैं, इन्होंने भी मुझसे कहा था 3 साल पहले। ईमानदारी से जीवन में काम किया हूं। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जगह RTI कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का भी साजिश चल रहा है।
ये कहा जाता है भ्रष्टाचारियों के द्वारा, अरे आरटीआई को धंधा बना लिया है, ये परेशान करता है, उगाही करता है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं मैं कहता हूं कि आप यदि अपना अभी अपभ्रंश हो जाएगा, आप यदि अपने कपड़े उतारते हो तो अपने कपड़े उतारते क्यों हो? अपने कपड़े उतारोगे तो पीछे से कोई एक बात मरबे न करेगा। या तो तुम लात खाने के लिए तैयार रहो और नहीं तो मार देते हो तो चिल्लाओ मत। और यदि आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं तो कहिए, दो चार शब्द और बोल दें। मेरे ऊपर भी आरोप लगा, मेरे ऊपर अपहरण का आरोप लगा, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ये परेशान करता है। तो मैं 2-4 दिन पहले भी बोला हूं कि शायद मैं जिस नक्षत्र में जन्म लिया होगा वो होगा मेरा जन्म, मेरे माता पिता जी का संस्कार रहा होगा कि मैं दुनिया में आया हूं तो परेशानी पैदा करने के लिए आया हूं और अंतिम सांस तक मरते समय भी मैं परेशानी करते रहूंगा वैसे लोगों के लिए जो इस राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। कैसे नहीं सफलता मिलेगी? आप लोग जाके पटना में देखेंगे शहीद स्मारक पर तो मात्र 7 लोगों ने झंडा फहरा दिया था और यहां तो इतने वीर लोग बैठे हुए हैं। यहां पर किसी को पैसा देकर नहीं बुलाया गया, यहां पर लोग फेसबुक के माध्यम से निमंत्रण पर चले आए हैं। इसका मतलब कि जो आग यहां है, यह आग सामने वाले यहां बैठे सभी लोगों के अंदर में आग है, लेकिन सुझाव भी है। नौजवानों से आग्रह है कि लंबी लड़ाई लड़नी है तो लंबे रेस के घोड़ा बनो। आज मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मुझे उस दिन का इंतजार है कि बिहार की सरकार मेरे कॉलर पर हाथ डाल के देख ले। जिस दिन सरकार हाथ डालेगी उस दिन इस माटी पर दूसरा जेपी पैदा हो जाएगा। सरकार को यह पता है। मैंने पहले कहा था कि यदि कर्म में ताकत है तो वाणी में ताकत तो होनी ही चाहिए। आपके बीच ये जो खड़ा व्यक्ति साधारण सा दहाड़ रहा है, इसके पीछे बड़ा रीजन है। सर जी, मैंने पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के सामने अपना क्रेडेंशियल टेस्ट दिया है। मेरे ऊपर कोर्ट में सेटिंग हुआ, आप लोग को तो रोड पे थोड़ा बहुत हो रहा है, हाई कोर्ट में सेटिंग मेरे ऊपर हुआ। एक स्थानीय जज ने, नए जज आए थे जो सुप्रीम कोर्ट में है, उन्हें धीरे से कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि मिस्टर चंद्रा, आपके क्रेडेंशियल पर मुझे डाउट है। हमने कहा कि हुजूर ऑर्डर पास कर दीजिए। आप ऑर्डर पास करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। चीफ जस्टिस को उम्मीद नहीं थी कि कोई भी नागरिक ये कहेगा कि अपने क्रेडेंशियल टेस्ट के लिए ऑर्डर पास कर दिए। मैंने ऑर्डर पास करवाया और मैंने अपना क्रेडेंशियल टेस्ट चीफ जस्टिस को दिया। चीफ जस्टिस ने धीरे से पूछा, क्या गुड्डू बाबा आपके पास मात्र 26,000 रुपया है? हमने कहा कि जी, लेकिन मेरा क्रेडेंशियल इतना बड़ा है कि मैं जिस माटी पे आया हूं, मधेपुरा और सहरसा के बाढ़ त्रासदी में मैं आया था 2 ट्रक सामान लेकर। एक मधेपुरा में बांटा था, एक सहरसा में बांटा था। अरे देश का इतिहास साक्षी है। और क्रेडेंशियल टेस्ट में मैंने एफिडेविट पर दिया है कोर्ट के सामने कि मेरे पास एक जमीन नहीं है, एक अपनी आवास नहीं है और अंतिम सांस तक नहीं होगी। बिहार की माटी पर दूसरा कोई लाल है तो गुड्डू बाबा से आकर डिबेट कर लेना। ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आपके बाबा का क्रेडेंशियल है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर ने ये एहसास किया था कि यह मामला जो बाबा लेकर आया है मेडिकल कॉलेज की जमीनों का, यदि यह बेमान होता तो रास्ते में रुकता। उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि
कि विकास चंद्रा गुड्डू बाबा फाइल PIL एज ए पब्लिक स्पीरिटेड सिटीजन। ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखा कि वी हैव इंडिकेटेड टू लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट दैट petitioner as a whistleblower should not be subjected to any kind of harassment at least through the police station। चीफ जस्टिस को एहसास हो चुका था यह जो लड़ाइयां लड़ रहा है ये सामाजिक योद्धा, इसे मुकदमे में फंसाया जाएगा। ऑर्डर पास किया गया, यह साधारण सा व्यक्ति जो है जेंटलमैन है और इसकी सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की है। मेरे लिए हाउस गार्ड 4 एक का भी प्रोविजन है, लेकिन मेरे पास तो अपना घर ही नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं तो 4 एक रहेगा कैसे। लेकिन जहां कहीं भी जाते हैं हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ता है। हमारे साथ 2 अंगरक्षक होते हैं और चूंकि मैंने इस जगह को अपना माना इसलिए हमने DM और SP को इन्फॉर्म नहीं किया है कि मैं आपके जिले में आया हूं। कोर्ट का आदेश यह भी है कि आप कहीं जाएंगे तो उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे, वो आपकी जो व्यवस्था है इसके अलावा भी आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये मैंने महसूस नहीं किया है क्योंकि इतना जो अपनापन है, अपना घर है। और वैसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब कन्नड़ी मारे गए, इंदिरा गांधी मारी गई, तो हम लोग क्या चीज है। अनिल जी कहाँ हैं? आइए। मैं बहुत आशान्वित हूं, अंदर से मैं भावुक हूं। मैंने जो परिकल्पना किया है, आप सब प्रतिशत खड़े दिख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग भी आए हैं हम लोग तो चले जाएंगे। आप लोग आपस में ग्रुप जो बना है सबसे जुड़िए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, बड़ी ताकत होगी, मुट्ठी में ताकत होता है। लीजिए मुट्ठी की बात आ गई तो मैं बात कह दूं, अंतिम लक्ष्य जो है लोग छिपा के रखते, पेट में रखते, लेकिन ये बांस घाट का फकीर, चूंकि मैं वहीं से निकला था, 7 साल शमशान में रहा हूं, अंदर कुछ रखते नहीं है, साफ बोल देते हैं। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं भारत के लोकतंत्र को पुनः वापसी कराऊं। आज हमारा लोकतंत्र नहीं बचा है। आप चुनाव लड़ने जाओगे, 10,000 रुपया का शुल्क तुम्हारा भी लगेगा, 10,000 रुपया का शुल्क राजनीतिक पार्टियों को भी लगेगा, राष्ट्रीय पार्टियों को। आपको 10,000 जमा करने के बावजूद वोटर लिस्ट मुफ्त में नहीं मिलेगा और उन्हें 10,000 में मुफ्त में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैंने लिखा है, आप लोग भी इसके लिए संघर्ष करिए। अनुपम जी, सिंबल सिस्टम खत्म करवाइए। सिंबल सिस्टम की वजह से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। पार्टियों का सिंबल बहुत पहले से उन्हें पता है, लेकिन हमारे इन सामाजिक योद्धाओं और ईमानदार लोगों का, राष्ट्रीय लोगों का सिंबल नहीं पता है। संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा और मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में लोकतंत्र जो चला गया है उसे मुक्त कराना है। और यह मुक्त तभी होगा जब आम लोग, किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे वहां तक जाने लगेंगे। इस मुहिम में आप मुझे जहां बुलाएंगे मैं आवाज आप लोग के साथ देता रहूंगा। मेरे पास यही है, यही पूंजी है। और आश्वस्त रहिए, कोई माई का लाल जो मैं बोला हूं उसमें 1% भी गलती निकाल देगा तो उस दिन से मैं अपने आप को सार्वजनिक जो अलग कर लूंगा। आप पूछेंगे गुड्डू बाबा आप आए कैसे हो गाड़ी से, चलते कैसे हो गाड़ी पर? आज भी समाज में अच्छे लोग हैं, आप आगे बढ़िए, आपको लोग आगे बढ़ाएंगे। अब तो मैं इस देश का 2009 में मुकेश अंबानी के द्वारा सम्मानित रियल हीरो अवार्ड विनर हूं। उन्होंने 2009 में मुझे 5 लाख रुपया दिया था। अब तो मेरे सर्किल बहुत बड़े हो गए हैं, किराए के मकान में रहता हूं, कुछ लोग किराया देते हैं कोर्ट में जाने के लिए। अब क्या पढ़ाई करें?
हमको लगता है कि जब से संपर्क हुआ अंजुम सर से, मैं खबर करता हूं कि मेरी जनहित याचिका होनी है, तो ये सीधा कहते हैं बाबा क्या करना है, हम कहते हैं इसे कोटवा का फिसवा भिजवा दीजिए। ऐसे लोग हैं समाज में। तो आपके बाबा को समाज ने ईमानदार रखा है, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज सहरसा की भूमि पर पाटलिपुत्र की धरती से जो आग निकली है, सीमांचल की ओर जा रही है। पूर्णिया की मैं बात बता दूं, मैं 3 या 4 साल पहले संयोग से पूर्णिया गया हुआ था, रुका रास्ते में। सीमांचल के आप लोग हैं इसलिए आप लोग जान लीजिए, 6 लेन है पूर्णिया। 6 लेन पर पुलिस डिपार्टमेंट का नो एंट्री का बोर्ड लगाकर अवैध वसूली हो रही थी किसानों से। गुलाब बाग मंडी मेरी निगाह पड़ गई, हमने किसानों से बात किया, ट्रैक्टर लगा था, मक्का वगैरह का उधर खेती बहुत ज्यादा देखे, लोगों ने बताया, हमने फोटो खींचा, पटना जाते ही गृह विभाग के प्रधान सचिव को हमने लिखा, जो सिस्टम है चीफ सेक्रेटरी सब जगह लिखे, और हाईकोर्ट चले गए। अब चीफ जस्टिस ने पूछा कि गुडवा पूर्णिया कैसे पहुंच गए। हम कहे कि देखिए सर, पूर्णिया किसी ने बुलाया नहीं था, हम गुजर रहे थे, नजर पड़ी, क्योंकि सीमांचल जो है बहुत समृद्ध लगा हमको मक्के का, केले का खेती का। तो यही पूछने के क्रम में वो हमको त्रासदी समझ में आई। कोसी त्रासदी से बहुत बड़ा त्रासदी है। हमने कोर्ट के सामने बात रखा, कोर्ट ने पूछा कि किससे जांच करवा दे। ये एक ऑनेस्टी और हमारा क्रेडेंशियल कोर्ट के भी सामने स्थापित हो गया। तो फट से सरकार की तरफ से कहा गया कि एसपी साहब से करवा देते हैं। हम कहा कि उन्हीं का तो वर्दी भाई वसूली कर रहा है। तब डिविजनल कमिश्नर पूर्णिया को आदेश दिया गया कि 7 दिन में आप इसका रिपोर्ट कर दीजिए। तब वहां हड़कंप हो गया कि भाई गुड्डुआ पटना में ही मामला कहां से उठा दिया। व्यापारियों को बुला करके धमकाया उकाया गया कि आप बुलाए, आप बुलाए, आप बुलाए। कौन कहेगा कि हम बुलाए? तो उन लोगों ने कहा कि चाहते क्या हो, चूंकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश सबको जवाब देना है। तो लोगों ने कहा कि नो एंट्री का बोर्ड हटा दीजिए। तो नो एंट्री का बोर्ड हट गया। चिट्ठी में यह बनी डिविजनल कमिश्नर के यहाँ कि नो एंट्री का कभी मामला ही नहीं था, यानी गुड्डू बाबा को ही फंसाने का कोशिश हो गया। लेकिन हम वहां के व्यापारियों का आभारी हैं कि उन लोगों ने, यही सीजन था होली के 2-4 दिन पहले की बात, उन लोगों को जो खुशी मिली वर्षों के बाद किसानों को, उन लोगों ने होली मना लिया, अबीर खेल लिया। और अखबारों में मीडिया की शिकायत मत करिएगा, पूर्णिया के मीडिया कर्मियों ने, सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा कि वर्षों बाद नो एंट्री का मामला हटा और व्यापारी और किसानों ने मनाई होली। और मैं इन्हीं पत्रकारों की रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में जानता था कि सेटिंग मेरे ऊपर हो गई है। हमने कहा कोर्ट के सामने कुछ, मैं केस को विड्रॉ कर रहा हूं। चीफ जस्टिस पूछे क्यों? हमने कहा कि सरकार का एफिडेविट आ गया है कि नो एंट्री कभी था ही नहीं। लेकिन हुजूर ये अखबार मेरे पास आ गई है, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जो भी वहां की अखबार थी सभी में एकदम एक पेज का कवरेज था। हमने कहा कि देखिए प्रशासन ने वहां क्यों नहीं एक्सेप्ट किया नहीं पता, लेकिन वहां के किसान और वहां के जो व्यापारी हैं उन्होंने सर्टिफिकेट भेजा है हजूर कि नो एंट्री का बोर्ड हट गया है। तो ये सब करते रहिए, तो परेशानियां आएगी आपको, लेकिन एक समय आ जाएगा कि आप जो बोलेंगे, आप जो लिखेंगे, आपकी चिट्ठियां नहीं फेंकी जाएगी, लेकिन लंबे रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। अभी तक पत्रकार बंधु यदि हैं तो सुन लीजिए, बिहार की सबसे बड़ी लड़ाई अभी तक जो लड़ी जाने वाली है 1986 में इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी थे, उनके टाइम में कोऑपरेटिव बनाया गया, नाम दिया गया सांसद विधायक कोऑपरेटिव। वेटनरी कॉलेज की 20 एकड़ जमीन को उस कोऑपरेटिव को सरकार ने दे दिया
और अपने हैसियत के अनुसार सारे पार्टियों के माननीयों ने वहां अपना आशियाना खड़ा कर लिया और उस आशियाना का नाम दिया कॉलोनी का कौटिल्य नगर। कौटिल्य की आत्मा इस राज्य में आज त्राहिमाम कर रही होगी कि ये क्या हो गया। इसलिए इस राज्य में, इस देश में नए कौटिल्य अब ऊपर से नहीं आएंगे, गांधी ऊपर से नहीं आएंगे, सुभाष ऊपर से नहीं आएंगे। आप में सभी लोगों को आपस अंदर के सुभाष, गांधी, कौटिल्य को जगाना पड़ेगा। आपके अंदर भी वही सारी चीजें हैं जो मैंने पहले ही कह दिया है। और मैं 2017 में जब IIT रुड़की गया था तो हमने वहां के लोगों के बीच कहा था, 2 मेरा मूल मंत्र है युवाओं के लिए, डरो नहीं, बिको नहीं। इसके बाद तीसरा शब्द इस भारत भूमि को बचाने के लिए नहीं बचा है। 2 ही मूल मंत्र है, डरो नहीं, बिको नहीं। सारी सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगी। हमारे युवा जिस दिन इसको हृदय में उतार लेंगे। इसी के साथ मैं एक 2021 से जो 97 से संघर्ष किया था स्मशान घाट से, जहां मनुष्य अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करता है। मेरी जीवन की यात्रा स्मशान भूमि से शुरू हुई। 7 साल स्मशान भूमि में रहे, कितने मच्छर काटे होंगे मुझे पता नहीं। और मैं डोम से ओम की यात्रा पर निकला हूं। जिन्हें साथ आना है वो आएंगे। और निश्चित रूप से जब आप वैसे जगह से शुरुआत किए हैं जीवन का, जहां अंतिम यात्रा होता है, तो मैं समझता हूं कि उसकी यात्रा और उसके अश्वमेध जग को रोकने की, घोड़ा को रोकने की ताकत माटी पर तो किसी को नहीं होगी, निश्चित तौर पर। इसी के साथ सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई। हमारे युवा यशस्वी बने। अनुपम जी हैं, मुलाकात यहाँ पे हो गई। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा योद्धा हम लोग के बीच आ गया है। मेरी आयु थोड़ा बहुत ज्यादा हो गई है। इस कारवां को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। और मैं छोटा सा नारा देता हूं कि मेरी कारवां आगे बढ़ाएंगे, आप लोग समर्थन देके बढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अश्वमेध जग के घोड़ा को आप लोग दौड़ाएंगे। सहरसा से जो अश्वमेध जग की घोड़ा निकलेगी, पूरे बिहार का भ्रमण करेगी। मैं समझता हूं कि अगले जो ये समय आएगा, आज का जो 6 तारीख है, हम लोग 38 जिले में भ्रमण कर जाएंगे। और उसके बाद अनुपम जी हैं ही भारत भूमि घुमाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आंदोलन की भूमि, योगी और कर्मयोगी की भूमि बिहार रही है। तो आपके सामने खड़ा व्यक्ति क्या बड़ाई करूं, योगी तो हूं ही और बहुत बड़ा कर्मयोगी भी हूं। वर्क इज वर्शिप, लाइफ का मिशन है। इसी के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।